हेलो एवरीवन। मैं सुप्रिया सोनालिका पॉलिटिकल साइंस के इस क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा क्लास है वो यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट्स के लिए है और यूजी के पेपर में के सिलेबस के पेपर का जो पेपर वन है, उस पेपर वन के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में ओरिजिन ऑफ स्टेट के जो सिद्धांत हैं, थ्योरीज़ हैं, उसको हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हमने डिवाइन थ्योरी, फोर्स थ्योरी को देखा था। और आज के क्लास में हम ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है, राज्य की उत्पत्ति संबंधी ऐतिहासिक या विकासवादी जो सिद्धांत है, हिस्टोरिकल थ्योरी है एंड इवोल्यूटरी थ्योरी जो है, उसकी चर्चा करेंगे कि ये क्या है। तो जो हमने बहुत सारे सिद्धांतों का अध्ययन किया है, जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति संबंधी सामाजिक समझौते सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति संबंधी फोर्स थ्योरी, बल थ्योरी, शक्ति सिद्धांत, मातृ-पितृ सिद्धांत, और इन सब सिद्धांतों के मुकाबले जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया है, वह राज्य की उत्पत्ति इन और सिद्धांतों की अपेक्षा थोड़ा ठीक उसको करता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो है, राज्य क्रमिक विकास का परिणाम है। यह विकास बराबर होता रहता है। इसका प्रारंभ किसी एक विशेष समय में नहीं हुआ, समय से हुआ ऐसा नहीं कहा जा सकता। बर्गिश ने कहा है कि मानव प्रकृति के सार्वभौम सिद्धांतों की क्रमिक पूर्णता ही राज्य है। एक अकेले ऐसे कारण की खोज करना ही व्यर्थ है जो सभी राज्यों की उत्पत्ति की समस्या एकदम से हल कर दे। विभिन्न कारणों से राज्य की उत्पत्ति हुई होगी। कहीं पर एक कारण रहा होगा तो कहीं पे दूसरा कारण। जो भी हो, जो राज्य को मनुष्य ने जानबूझकर नहीं बनाया, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से भाषा को मनुष्य ने जानबूझकर नहीं बनाई। राजनीतिक चेतना के विकास में बहुत समय लगा और प्रारंभिक विकास धीरे धीरे इस चेतना के विकास के साथ साथ आगे बढ़ता हुआ माना जाता है। मतलब विकासवादी सिद्धांत जो कहता है वो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो एक क्रमिक विकास का परिणाम है, किसी एक खास काल में नहीं हुई। हाँ, ये हो सकता है कि उसका उत्पत्ति का कारण दैवीय सिद्धांत हो सकता है, समझौतावादी सिद्धांत हो सकता है, लेकिन कोई खास एक कारण नहीं है जिससे कि राज्य की उत्पत्ति अचानक किसी पर्टिकुलर समय में हो गई, ऐसा कहा जाए। क्योंकि यह जो है, राज्य जो है, ऐतिहासिक विकास का जो सिद्धांत है वो कहता है कि राज्य का जो है वो क्रमिक विकास जो है हुआ है। और राज्य की उत्पत्ति का जो ऐतिहासिक विकासात्मक जो सिद्धांत है वो राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह एक ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। और इसके अनुसार राज्य ना तो कोई देवी संस्था है और ना बल का प्रयोग और ना ही कोई ऐसे साधन का परिणाम है जिसे मनुष्यों ने सोच विचार कर मिलजुल कर समझौते के माध्यम से किया हो। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन की क्रमिक विकास है। सामाजिक जीवन की क्रमिक विकास है या विकास का स्वाभाविक परिणाम है। मनुष्य ने राज्य का आविष्कार नहीं किया, बल्कि उसने अपने सामाजिक जीवन को संगठित करने की प्रक्रिया में धीरे धीरे संगठन के जो विविध रूप हैं उसको विकसित किया है। उन्हीं में से राज्य अपने आप विकसित हुआ। जैसे मनुष्यों ने अपनी भाषा का आविष्कार नहीं किया, बल्कि आसपास में बोलते बोलते उन्होंने शुरू में कुछ ऐसे शब्द और वाक्य निश्चित किए जिनका वे समान अर्थ लगाते थे। फिर उसे प्रयुक्त करते करते उन्होंने अपनी भाषाएं विकसित कर ली
ठीक उसी तरह उन्होंने पहले पहल सामाजिक संगठन के कुछ रूप अपनाए और फिर उनमें से राज्य का विकास हुआ। मनुष्य ने राज्य का सृजन नहीं किया, बल्कि राज्य का वर्तमान रूप युग युगांतर तक चलने वाले ऐतिहासिक परिवर्तनों का एक लंबी जो है एक शिरा है। और J.W. बर्गिश पॉलिटिकल साइंस एंड कॉर्पोरेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो उनकी पुस्तक है, राजनीति विज्ञान और तुलनात्मक संवैधानिक कानून 1890 में जो लिखी गई थी, क्या में कहा है कि राज्य इतिहास की देन है। इस कथन का अर्थ यह है कि मानव समाज शुरू में सर्वथा अपूर्ण था, फिर उसमें पूर्ण तथा विश्वजनीन मानव संगठन की दशा की दिशा में कुछ अनगढ़ रूप से प्रकट हुई और जिसमें निरंतर सुधार होता चला गया। राज्य इस क्रमिक तथा निरंतर विकास का परिणाम है, बर्गिस ने कहा है। और इस दृष्टिकोण के अनुसार ना तो राज्य की उत्पत्ति के किसी विशेष समय का पता समय का पता चलता है कि किसी खास समय में ही राज्य की उत्पत्ति हुई, और ना ही किस विशेष कारण का ही पता चलता है। यह विभिन्न तत्वों के प्रभाव से युग युगांतर के दौरान अपने वर्तमान रूप में विकसित हुआ है, जिसमें स्वजन संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीति चेतना की विशेष भूमिका रही है। विभिन्न लेखकों ने ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक प्रमाणों के आधार पर उपयुक्त तथ्यों की भूमिका को स्पष्ट करते हुए राज्य की उत्पत्ति के भिन्न ऐतिहासिक विवरण दिया है। और परंतु उदारवादी और मार्क्सवादी विचारक ने इस विषय को भिन्न दृष्टिकोण से देखा है। इसमें R.M. मैकाइवर जो एक उदारवादी विचारक थे, दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व मान सकते हैं, और फ्रेडरिक एंजल्स को मार्क्सवादी दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण मान सकते हैं। मैकाइवर अपने विश्लेषण के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आधुनिक राज्य अनेक उतार चढ़ाव के बाद सबके हित साधन के उपकरण के रूप में विकसित हुआ। इसके विपरीत एंजल्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और विकास समाज में धनवान और निर्धन वर्गों की उत्पत्ति और विकास के साथ जुड़ा हुआ है, और पिछली सभी ऐतिहासिक अवस्थाओं को की तरह आज का जो आधुनिक राज्य है का संगठन भी वर्ग संघर्ष रहा है। ऐसी विचारधारा मार्क्सवादियों की है, एंजल्स की है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो विभिन्न विचारक हैं और विभिन्न जो विचारधारा है, जैसे उदारवादी, मार्क्सवादी, उसके अंतर्गत जो है जो ऐतिहासिक जो विकास है उसके बारे में क्या बताया गया है। तो उदारवादी जो दृष्टिकोण है राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के अंतर्गत R.M. मैकाइवर के विचार उदारवादी दृष्टिकोण का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैकाइवर के से पहले सर हेनरी मैन और वाल्टर वेजहार्ट ने विकासवादी दृष्टिकोण से राज्य की उत्पत्ति की रूपरेखा प्रस्तुत की थी, और इनके विचार भी उदारवादी दृष्टिकोण के अनुरूप है। और इसलिए जो है हम लोग इनके भी विचार को जानेंगे कि ये जो विचार हैं उनके अनुसार कौन सी बातें जो हैं वो कही गई हैं। सर हेनरी मैन और
जो वेजहार्ट के विचार थे उसमें क्या कहा गया है। और उसके बाद जो है हम लोग जो मैकाइबर के जो विचार हैं उसका अध्ययन करेंगे कि मैकाइबर ने क्या कहा है, क्योंकि सबसे उपयुक्त जो विचार है उदारवादियों के उसमें इनका विचार माना जाता है, तो इसलिए हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो हेनरी जो मैन है वो 1822 से लेकर 1888 तक 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश न्यायविद, कानून इतिहासकार और राजनीतिक विचारक था। और उनकी विशेष ख्याति का स्रोत उनकी चर्चित कृति एंशिएंट लॉ जो है वो है। और एंसेंट connection with the early history of society and ancient relation to moral ideas। प्राचीन कानून, भारत के प्रारंभिक इतिहास के साथ उसका संसर्ग और नैतिक आदर्शों के साथ उसका संघर्ष। इसके अंतर्गत उसने रोमन न्यायशास्त्र के विकास के अध्ययन रखते हैं और यूरोप में प्रचलित कानून और न्याय की संकल्पना का आरंभिक इतिहास का विवरण जो है वो करते हैं। मैन ने आरंभिक समाज और प्रगतिशील एवं जटिल समाजों में अंतर करते हुए संकेत दिया कि प्रारंभिक समाजों में मनुष्य में के सामाजिक संबंध स्थिति से निर्धारित होते थे और उनमें व्यक्तियों में परस्पर संबंध एक परिवार के सदस्यों से जुड़े संबंध होते थे। और इस तरह से उन्होंने कहा कि मैन के अनुसार सर्वप्रथम रोम के इतिहास में अनुबंध कानून का विकास हुआ और मैन ने अतः तात्कालीन सामाजिक जो व्यवस्था प्रणाली समाज का ही उदाहरण प्रस्तुत करती है और अनुबंध पर आधारित संबंध के अंतर्गत एक पक्ष कोई कार्य करने या कोई दायित्व पूरा करने का वचन देना है। और इस तरह से उन्होंने अपने युग में प्रचलित सामाजिक विकासवाद के सिद्धांत से प्रेरित होकर विकास की प्रक्रिया को समय के पैमाने में दर्शाने का प्रयत्न किया है। इसके बाद है वेजहार्ट। तो वेजहार्ट जो हैं इन्होंने भी विभिन्न समाजों के इन्होंने जो है अपने विचारों में इनका जो है वाल्टर वेजहार्ट 1826 से लेकर 77 तक इनका जीवन काल था और 19वीं शताब्दी के ये भी एक प्रसिद्ध ब्रिटिश पत्रकार थे और राजनीतिक सिद्धांतकार और संविधान मर्मज्ञ तथा उनकी मुख्य कृति द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, इंग्लैंड का संविधान और फिजिक्स एंड पॉलिटिक्स इनकी महत्वपूर्ण किताब है और अनोखी सूझबूझ और साहित्य शैली के विख्यात ये बहुत ही बड़े विद्वान रहे हैं। राजनीति चिंतन के अंतर्गत वेजहार्ट का मुख्य योगदान प्रगति के सिद्धांत से जुड़ा है और इन्होंने जो वेजहार्ट को अपने चिंतन की मुख्य प्रेरणा जो है चार्ल्स डार्विन की चर्चित कृति द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज से उनको मिली और उसने उसी के आधार पर जो विकासवादी सिद्धांत है उसकी व्याख्या की है। और वेजहार्ट से हेनरी जो थे ने विचारों को जैविक विज्ञान सिद्धांत के साथ मिलाकर तर्क दिया कि सामाजिक प्रगति के लिए स्थिरता और नव प्रवर्तन दोनों की जरूरत होती है और शुरू में समाज स्थिरता प्राप्त करने के उद्देश्य से कठोर अनुशासन और प्रामाणिक रीति रिवाज की छत्र छाया में अपने आधार को सुदृढ़ करता है। दूसरे शब्दों में सामाजिक स्थिरता के कारण अनुकरण और अभ्यास का सहारा लिया जाता है जिसमें रीति रिवाज का पर्त केक ऑफ कस्टम से बड़ी सहायता मिलती है। यह प्रक्रिया सभ्यता के विकास के लिए जरूरी तो है परंतु आगे चलकर इसमें गतिरोध पैदा हो जाता है और ऐसी हालत में प्रगति के रास्ते में की रुकावट को दूर करने के लिए रीति रिवाज के
परत को तोड़ना जरूरी होता है, ताकि पुराने जो विचारों हैं और संस्थाओं का खंडन करके नए विचारों को अपनाया जा सके और नई संस्थाओं की नींव रखी जा सके। और विभिन्न समाजों के बीच अस्तित्व का संघर्ष नव परिवर्तन की मांग करता है, और यह कार्य एक नई मनोवैज्ञानिक शक्ति के द्वारा संपन्न होती है, वह है चर्चा की प्रवृत्ति। क्या कारण है कि कुछ समाज प्रगतिशील होते हैं और कुछ नहीं? बेजहार्ट का विचार है कि जहाँ यह मनोवैज्ञानिक शक्ति पाई जाती है, वहाँ प्रगति भी दिखाई देती है। उसी के शब्दों में अनुकरण की प्रवृत्ति सब जगह पाई जाती है। चर्चा का वरदान कुछ समुदायों को ही प्राप्त होता है, और यही कारण है कि प्रगति विश्व के छोटे छोटे क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाती है। और ऐसे समाज जो हैं किसी बात को इसलिए सच नहीं मान लेते, और वह युगों युगों तक चली आ रही है या उसके अस्तित्व बना हुआ है, बल्कि वह किसी को भी नए मत के साथ प्रकट करने का अधिकार होता है और उस पर ध्यान दिया जाता है। तो वेजहार्ट ने के अनुसार जिन समाजों में चर्चा की प्रवृत्ति पाई जाती है, वहाँ केवल रीति रिवाज को प्रमाणिक नहीं माना जाता, और बल्कि नए नए मतांतर प्रकट करके पुरानी मान्यताओं की तर्कसंगत छानबीन की जाती है। यही चर्चा जो है नव परिवर्तन को बढ़ावा देती है, अतः यह प्रगति की कुंजी है। तो उन्होंने इस आधार पर राज्य के विकास की, ऐतिहासिक विकास की चर्चा की है। इसके बाद जो तीसरा इस उदारवादी विचारक के अंतर्गत जो तीसरा महत्वपूर्ण विचारक है मैकाइवर, उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है, विकासवादी सिद्धांत के बारे में क्या कहा है, उसकी चर्चा हम करेंगे। तो राज्य की उत्पत्ति के बारे में सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत भी उदारवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु वह केवल कल्पना और तर्क पर आधारित है। दूसरी ओर मैकाइवर का ऐतिहासिक सिद्धांत वैज्ञानिक, समाज वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित है। मार्क्स और एंजल्स के वर्ग संघर्ष या संघर्ष मूलक दृष्टिकोण के विपरीत मैकाइवर ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि आधुनिक राज्य मनुष्यों के परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करने के साधन के रूप में विकसित हुई है। मैकाइवर मूलतः बहुलवादी है। उसने अपनी प्रसिद्ध कृति द मॉडर्न स्टेट जो 1926 में लिखी गई, उसमें मनुष्य अपनी सामाजिक प्रकृति को संतुष्ट करने के लिए अनेक समूह, संगठन और सहचर्य बनाता है। राज्य उन्हीं सहचरों में से एक है। राज्य अन्य सहचरों पर नियंत्रण रखता है और उसमें तालमेल स्थापित करने की कोशिश करता है, परंतु नैतिक दृष्टि से उसकी सत्ता अपने आप सर्वोच्च नहीं होती। मैकाइवर ने कहा है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ी प्राकृतिक दशा की परिकल्पना का खंडन करते हुए मैकाइवर ने लिखा है कि समाज एक प्राकृतिक संस्था है जो राज्य की उत्पत्ति से पहले मौजूद थी। राज्य का निर्माण हो जाने पर पूरा समाज लपेट में नहीं आ जाता, बल्कि समाज की अन्य संस्थाएं अपनी भूमिका निभाती रहती हैं और अपनी अपनी सत्ता का वैध प्रयोग करती रहती हैं। अतः राज्य कभी सर्वव्यापक सत्ता का प्रयोग नहीं कर पाता और उसकी संप्रभुता अपनी सीमाओं में बंधी होती है। सामाजिक अनुबंधवादियों ने समाज और राज्य के इस अंतर को समझने की भूल की है। उदाहरण के लिए परिवार, धार्मिक संस्थाएं, मनोरंजन क्लब इत्यादि ना तो अपनी उत्पत्ति के लिए राज्य पर आश्रित हैं और ना अपनी प्रेरणा शक्ति के लिए। ऐसे सहचर्य अपने सदस्यों के मामले में जिस सत्ता का प्रयोग करते हैं उसे राज्य अपने हाथों में नहीं ले सकता। अपने नागरिकों को हार्दिक निष्ठा प्राप्त करने के लिए राज्य को यह प्रमाणित करना होगा कि वह उसके हित साधन के क्षेत्र में अन्य सहचर्यों से बहुत आगे हैं, और इस तरह से राज्य की उत्पत्ति संबंधी ऐतिहासिक
सत्ता का जो वर्णन जो है मैकाइबर ने बहुत ही बृहद रूप में किया है। और मैकाइबर के अनुसार यदि कोई राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक स्रोतों को अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम ऐसे ऐतिहासिक समूह रहा करते थे जो पशु पक्षियों का शिकार करके मछलियों को पकड़कर या कंदमूल चुनकर अपना निर्वाह करते थे। वे राज्य के स्वरूप से परिचित नहीं थे। आज के युग में भी एस्किमो लोगों का कोई राजनीतिक संगठन देखने को नहीं मिलता। राज्य की उत्पत्ति के सही स्रोतों का पता लगाना अत्यंत कठिन है। बहुत जो है सामाजिक संगठन के रूप में उनका पता लगा सकते हैं, जिसके माध्यम से आधुनिक राज्य का विकास हुआ है। ऐतिहासिक प्रमाणों के आधार पर आधुनिक राज्य का विकास के मुख्य चरण जो हैं वो हैं स्वजन संबंध, किनशिप, संपत्ति, दूसरा प्रॉपर्टी, रीति रिवाज, कस्टम, पावर, शक्ति, नागरिकता आदि जो हैं। इसके आधार पर जो है राज्य की उत्पत्ति या जो विकास है वो हुआ होगा। तो ये कुछ जो है विचारकों का विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत इनके विचार थे। अब हम इस सिद्धांत की आलोचना को देखेंगे कि इसकी क्या आलोचना की गई है। तो राज्य की उत्पत्ति के विषय में जो विकासात्मक सिद्धांत जो है वह विस्तृत वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, समाजशास्त्री और मनोवैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर राज्य का निर्माण प्रक्रिया का पता लगाता है। जहां राज्य की उत्पत्ति के अधिकांश सिद्धांत जैसे कि दैवीय सिद्धांत, बल सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत कोरी कल्पना पर आधारित है, प्रस्तुत सिद्धांत वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। जो ऐतिहासिक विकास का सिद्धांत है वो चूंकि ऐतिहासिक इस पर आधारित है, इसलिए जो है वो अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा ज़्यादा इसको मान्यता दी गई है और इसलिए यह अधिक युक्तियुक्त सिद्धांत जो है वो और विश्वसनीय है। परंतु विकासात्मक सिद्धांत के समर्थक भी राज्य की उत्पत्ति का कोई सर्वसम्मत विवरण नहीं दे पाए हैं, जैसा कि वैज्ञानिक विवरण होना चाहिए। राजनीतिक वैज्ञानिकों ने तथ्यों को भी इस ढंग से प्रस्तुत किया है जिससे उनकी अपनी मान्यताओं से जुड़े मूल्यों की पुष्टि की जा सके। अतः राज्य के उद्देश्य के विषय में उदारवादी और मार्क्सवादी विचारकों में जो मतभेद पाया जाता है वह राज्य की उत्पत्ति के विषय में उनके ऐतिहासिक विवरण में भी देखने को मिलता है। उदारवादी विचारक राज्य को समाज के विभिन्न व्यक्तियों और वर्गों के सामान्य हित का उपकरण मानते हैं। मार्क्सवादी विचारक राज्य को पराधीन वर्ग के दमन और शोषण का साधन मानते हैं। सामाजिक अनुबंधवादियों ने उदारवादी दृष्टिकोण को राज्य की उत्पत्ति के काल्पनिक आधार मानते हैं या काल्पनिक दृष्टिकोण जो है काल्पनिक आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। परंतु मैकाइबर ने ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर इसी दृष्टिकोण की पुष्टि की है। मैकाइबर का तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य हमेशा सामान्य हित का साधन रहा हो। उसका अभिप्राय यह है कि पिछले युगों में राज्य के अंतर्गत सामान्य हित की भावना और शोषण की भावना ने मिलीजुली भूमिका निभाई है, परंतु आधुनिक युग में सामान्य हित की भावना प्रधान हो गई है। सिद्धांत के स्तर पर यह विचार बहुत आकर्षक प्रतीक होता है, परंतु व्यवहार के स्तर पर प्रत्येक आधुनिक राज्य को, विशेषतः पूंजीवादी राज्य को, सामान्य हित का पोषक मान लेना मुश्किल है। यदि प्रत्येक आधुनिक राज्य सचमुच सेवाधर्मी और कल्याणकारी राज्य का रूप धारण कर सके तो यह अवश्य ही सर्वोत्तम होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि विभिन्न विचारकों ने इस ऐतिहासिक जो ये सिद्धांत है राज्य की उत्पत्ति संबंधी जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत है,
यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक सिद्धांत है और यह राज्य की उत्पत्ति को क्रमिक विकास मानता है। और पहले के जितने भी जो सिद्धांत थे, चाहे वो दैवीय सिद्धांत हो, शक्ति सिद्धांत हो, समझौतावादी सिद्धांत हो या मातृप्रति सिद्धांत हो, इन सभी का वो जो है वो खंडन करते हैं, आलोचना करते हैं और इसको एक क्रमिक ऐतिहासिक क्रमिक विकास जो है वो राज्य को मानते हैं। और इसके अंतर्गत हमने देखा कि उदारवादियों और मार्क्सवादियों की जो विचार है उसको हमने देखा और इसमें जो हेनरी मैन जो हैं उनके विचारों का अध्ययन हमने किया। और साथ ही साथ हमने जो वेजहार्ट के विचार हैं थे समाज से संबंधित, जो उन्होंने डार्विन की थ्योरी से इसको को रिलेट करके बताया है, उसको जानने का प्रयास किया हमने। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो विचार जो ऐतिहासिक विकासवादी सिद्धांत का जो दिया है मैकाइवर ने, उसको हमने समझने का प्रयास किया कि आखिर किस तरह से ये जो राज्य जो है ऐतिहासिक विकास का परिणाम रहा है। तो ये थे राज्य की उत्पत्ति या विकास से संबंधित जो इसके सिद्धांत थे, विकासवादी सिद्धांत, ऐतिहासिक विकासवादी जो सिद्धांत था उसकी चर्चा हमने की। आई थिंक आपको समझ में आया हो। आज का क्लास हमारा यहीं समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।